हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों देखिए, आज हमारा यह पार्ट 2 है। उत्तराखंड एसआई हो या उत्तराखंड पुलिस हो या फॉरेस्ट गार्ड हो या हमारा पटवारी हो या मैं बात करूं समस्त उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की जितनी भी परीक्षाएं हमारी होती हैं, तो उसके लिए पार्ट 2 है। दोस्तों आप लोग ज़रूर दोस्तों सहयोग करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट दोस्तों एक बार ज़रूर करते हुए जाएँ। तो चलो शुरू करते हैं आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, प्रश्न 20 ही होंगे फिलहाल। और बात करें दोस्तों, अगर जिसके 16 से अगर प्लस नंबर आते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है। ऐसे ही आप कंटिन्यू अपने पढ़ाई को रखें। और जिसके दोस्तों कम नंबर आ रहे हैं वो दोस्तों एक बहुत अच्छी तैयारी करें, आपके एक दिन 20 में से 20 नंबर जरूर आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया था। तो देखिए, हमारे यूकेएसएससी द्वारा यह प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है कि देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर हमारे गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया था। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी 1975। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि देहरादून को मेरठ मंडल में कब शामिल किया गया था, तो दोस्तों इसका सही हमारा आंसर होगा 1871। क्योंकि दोस्तों जब हमारे 1817 में देहरादून जिला बना था ना, तब इसको हमारे सहारनपुर मंडल में हमारा शामिल किया गया था। सहारनपुर मंडल से हटाकर मेरठ मंडल में लाया गया था 1871 में, और मेरठ मंडल से हटाकर हमारे गढ़वाल मंडल में लाया गया था 1975 में। तो दोस्तों देखिए, आप लोग बिल्कुल न घबराएं, इतना फालतू अगर याद नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ एक चीज़ याद रखें कि देहरादून गढ़वाल मंडल में शामिल होने से पहले किस मंडल में था। आप लोग का जवाब सिर्फ एक रहना चाहिए, मेरठ मंडल। क्योंकि सहारनपुर मंडल में उस टाइम पर हमारा हरिद्वार था। अगर दूसरा क्वेश्चन बनता दोस्तों कि कब हमारे देहरादून जिले की स्थापना हुई थी, तो आप लोग बोलोगे 1817। और अगर एक क्वेश्चन दोस्तों अगर यहाँ से और बन सकता है, अगर बात आती है कि देहरादून हमारे नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा 1998। और जो कि दोस्तों हमारे पास नगर पालिका था, और नगर पालिका देहरादून की स्थापना कब हुई थी, तो इसका हमारा आंसर होगा 1867। ये 4-5 क्वेश्चन दोस्तों एक बार जरूर देख लें, आप लोग कन्फ्यूजन मत होना, आराम से एक बार तसल्ली से एक बार दोबारा से वीडियो को सुन लेना। और दूसरा हमारा प्रश्न है कि दोस्तों कि टपकेश्वर महादेव किस नदी के तट पर हमारा स्थित है। तो जो हमारा टपकेश्वर महादेव है दोस्तों, यह हमारे देखिए पहले महादेव का मतलब शिव का मंदिर हो गया, आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होना है। तो बात है कि टपकेश्वर महादेव किस नदी के तट पर है, तो दोस्तों एक छोटी सी नदी बहती है देवधारा। तो इसका डी इसका आंसर हमारा सही है। और किस जिले में है, तो दोस्तों तो हमारे यहाँ देहरादून जिले में हमारा क्या है मौजूद है। आप लोग इसको जरूर नोट कर लें। तीसरा प्रश्न हमारा कि छांगलेस वंश का संबंध किस स्थान से रहा है। तो देखिए दोस्तों, छांगलेस जो वंश था हमारा, यह छांगलेस वंश दोस्तों रहा है हमारे कहाँ से, लाखा मंडल। देखिए दोस्तों, वही लाखा मंडल है जहाँ पर हमारा जिसका नाम हमारा मूर्तियों का भंडार, और यहाँ पर हमारा एक शिव मंदिर है। और जो शिव मंदिर दोस्तों हमारा महत्वपूर्ण पूछा गया पहले ही ना कि भी लाखा मंडल में किसका मंदिर, शिव मंदिर है। और यह शिव मंदिर हमारा किस शैली में बना, तो उत्तराखंड शैली में हमारा बना हुआ है। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं हमारे लाखा मंडल से संबंधित। और दोस्तों कहते हैं कि हमारा जो लाखा मंडल में है, महाभारत काल में हमारा जो लक्षागृह जो बनाया गया था वो इसी लाखा मंडल में बनाया गया था। और लाखा मंडल अगर दोस्तों कोई पूछता है ना लाखा मंडल किन दो नदियों के संगम पर है, तो दोस्तों आप ध्यान देना, यमुना, ठीक है, व रिखनाड़ यमुना व रिखनाड़ नदी के संगम पर हमारा मौजूद है। और दोस्तों देखिए, कालसी तो दोस्तों आपको पता है, अशोक के जो शिलालेख थे दोस्तों, सबसे प्राचीन अगर बात करूँ उत्तराखंड से कोई लेख मिले हैं तो कालसी से मिले हैं। भाई कालसी क्या क्या नाम है हम अगली वीडियो में जानेंगे। बात करते थोड़ा चक्राता की, तो चक्राता में दोस्तों इस टाइम पर देखिए हमारे बाहुबाण वंश था। आप लोग नोट कर लें क्योंकि जहाँ पूछा गया है बाहुबाण वंश, बाहुबाण वंश हमारा कहाँ था, तो वो था दोस्तों में चक्राता में। और छांगलेस वंश कहाँ था, तो वो था हमारा कहाँ पर, लाखा मंडल में। और हनोल तो दोस्तों आपको पता है कि जौनसारियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल हमारा कौन सा, हनोल। तो दोस्तों फिलहाल हमारा यहाँ पर प्रश्न था कि छांगलेस वंश का संबंध किस स्थान से रहा, तो आपका आंसर होगा सी, लाखा मंडल। और हमारा चौथा प्रश्न दोस्तों कि भारत के हमारे जो सर्वेयर रहते कर्नल एवरेस्ट ने मंसूरी में सर्वेक्षण कार्यालय की स्थापना कब की। तो बात करते हैं कि देखिए भारत के सर्वेयर जनरल कर्नल एवरेस्ट ने जो मसूरी में अपने सर्वेक्षण कार्यालय की स्थापना की थी दोस्तों, तो वह की थी हमारे 1832 में। तो इसका हमारा डी इसका आंसर हमारा सही होता है। और हमारा पांचवा प्रश्न दोस्तों कि नीलकंठ पर्वत किस जिले में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, नीलकंठ पर्वत की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। तो नीलकंठ पर्वत जो दोस्तों हमें मौजूद है, यह दोस्तों हमारा स्थित है कहाँ पर, हमारे डी, चमोली में। और दोस्तों अगर यहाँ पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि नीलकंठ महादेव कहाँ है,
नीलकंठ महादेव कहाँ है? तो दोस्तों महादेव जो नीलकंठ महादेव होता वो होता हमारे कहाँ पर? पौड़ी जिले में। लेकिन मैंने आपसे पूछा है नीलकंठ पर्वत, और दोस्तों आप लोगों ने ईमानदारी से कमेंट करना है कि नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई कितनी मीटर है। और जब बात करते हैं कि नीलकंठ हमारा जो महादेव है, यह दोस्तों हमारे शंभु और निशंभु पर्वतों के मध्य में है। और छठा हमारा प्रश्न देखिए कि फ्रांसिस हैमिल्टन ने किस चंद शासक को गूंगा शासक कहा था? तो देखिए दोस्तों, अगर फ्रांसिस हैमिल्टन ने किसी चंद शासक को गूंगा शासक कहा था दोस्तों, तो वह हमारा होता है दोस्तों हमारा दीपचंद। तो इसका 20 का आंसर हमारा सही होगा। हमारे वो थे कौन? हमारे दीपचंद। और दीपचंद को दोस्तों हमारा कुमाऊं का रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। और दीपचंद के बारे में दोस्तों अगर मैं आपसे कोई महत्वपूर्ण अगर प्रश्न कहूँ जो आपको एग्जाम में आने वाला प्रश्न बनता है, तो दोस्तों एक हमारे इसके समय पर दीपचंद ने हमारे जागेश्वर में एक स्वयं की इसने अष्टधातु मूर्ति भी स्थापित की थी। और अगर मैं बात करूं देखिए देवीचंद की, तो आपको पता है कि देवीचंद को MBT मोहम्मद बिन तुगलक बोलते हैं, हमारे कहाँ का? चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहन चंद की बात करूँ तो चंद वंश का एकमात्र ऐसा शासक जो 2 बार चंद वंश की गद्दी पर बैठा था, और महेंद्र चंद हमारा चंद वंश का अंतिम शासक हुआ था। सातों हमारा प्रश्न है कि बिनसर महादेव मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? तो देखिए दोस्तों, बिनसर महादेव मंदिर की बात चल रही है, तो इसका जो निर्माण हमारा किया था दोस्तों वो कल्याण चंद चतुर्थ ने किया था। कहेंगे आपको कल्याण चंद पंचम मिलेगा, आप उसमें कोई घबराने की दिक्कत नहीं, क्योंकि कल्याण चंद जब भी ऑप्शन में आएगा एक ही आएगा। तो दूसरी बात जब होती देखिए, तो कल्याण चंद द्वारा एक तो बिनसर महादेव मंदिर, एक हमारा अंबिका देवी मंदिर का निर्माण किया गया था, और साथ में दोस्तों हमारे इसी कल्याण चंद ने हमारे लाल मंडी किले का भी निर्माण किया था। और अगला हमारा प्रश्न देखिए 8वां कि उधम सिंह नगर की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? उधम सिंह नगर की कौन सी विधानसभा सीट हमारे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो देखिए दोस्तों, बात हो रही है कि SC के लिए कौन सी हमारे आरक्षित है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों हमारी वो है कौन सी? D बाजपुर। अगर यहीं पे बात होती कि ST के लिए, सॉरी हाँ, अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सी सीट हमारी आरक्षित थी, तो हमारी कौन सी हो? नानगमत्ता। 2 हमारी महत्वपूर्ण, बाकी खटीमा किच्छा ये सभी हमारी विधानसभा की सीटें हैं उधम सिंह नगर में। और 9वां हमारा प्रश्न है कि सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, यह हमारे मौजूद तो वैसे है रामनगर के पास में एक चूना खान है, तो वहाँ पर दोस्तों हमारा यह मौजूद है। तो इसका 20 का आंसर हमारा सही होता है। और हमारा देखिए 10वां प्रश्न आज का कि केम्प्टी जलप्रपात, क्वेश्चन दोस्तों कि केम्प्टी जलप्रपात पर कब हमारा डाक टिकट जारी हुआ था? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, केम्प्टी जलप्रपात, तो दोस्तों अगर डाक टिकट जारी हमारा हुआ था तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा दोस्तों वो होगा D 2003। अब दोस्तों आपको यहाँ ये भी ध्यान देना है कि हमारे 2003 में जब केम्प्टी जलप्रपात पर डाक टिकट जारी हुआ था, तो इसके अलावा 2003 में किस पर डाक टिकट जारी हुआ था? तो दोस्तों वो होता हमारे कहाँ पर? हमारे प्रसिद्ध धाम, अंतिम धाम उत्तराखंड का बद्रीनाथ। 2003 में केम्प्टी फॉल और हमारा केम्प्टी जलप्रपात और बद्रीनाथ पर डाक टिकट जारी हुआ था। और केम्प्टी फॉल से दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, केम्प्टी जलप्रपात से आपको एक बात और जरूर ध्यान देनी दोस्तों कि अगर मैं बात करूँ कि उत्तराखंड में सर्वाधिक पर्यटन अगर किसी वाटरफॉल में आता है ना पर्यटन, तो दोस्तों इसी केम्प्टी जलप्रपात में आते हैं। और अगर मैं बात करूं कि इस केम्प्टी जलप्रपात को किसने विकसित किया था, तो वैसे दोस्तों हमारे जॉन मैकिनन, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ मसूरी या मक्खन साहब के नाम से जानते हैं। और हमारे 11वां हमारा आज का प्रश्न है कि शिवाजी के गुरु कौन थे? तो देखिए दोस्तों, शिवाजी के जो गुरु थे हमारे वह थे दोस्तों हमारे D कोंडदेव। अगर हम बात करूं दोस्तों कि शाहजी भोसले कौन थे, तो शाहजी भोसले इनके शिवाजी के हमारे पिता थे। और श्री गंगा भट्ट कौन थे? तो दोस्तों श्री गंगा भट्ट हमारे वही व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने हमारे शिवाजी का 5 जून 1674 को 5 जून 1674 को रायगढ़ में था, हाँ रायगढ़ में, चलो जो भी था, 5 जून 1674 को गंगा भट्ट द्वारा इनका राज्याभिषेक कराया गया था। अब इतना फिलहाल याद जरूर रखें। और गुरु राम रॉय कौन थे दोस्तों? तो गुरु राम रॉय का सर्वाधिक प्रभाव हमारे शिवाजी के चरित्र पर पड़ा था। कभी एग्जाम में आ गया ना कि हमारे
एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बच जाएगा, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो आप बोल सकते हैं हमारे गुरु राम रॉय। ठीक, अगर गुरु कौन थे सिंपल सा क्वेश्चन बन गया तो हमारे कौन थे? हमारे कोंडदेव। ठीक, आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारा सर्वाधिक प्रभाव रहा था गुरु राम रॉय का। गुरु थे हमारे कौन से? कोंडदेव। और हमारे 12वां प्रश्न दोस्तों कि महाराष्ट्र का तुलसीदास के नाम से हम किसे जानते हैं? तो दोस्तों देखिए, महाराष्ट्र में जो तुलसीदास के नाम से हम जानते हैं, महाराष्ट्र का तुलसीदास अगर किसे कहते हैं तो दोस्तों वह बोलते हैं हम सी एकनाथ को। इम्पोर्टेंट है। और ज्ञानदेव दोस्तों वो थे जिनको हम बोलते हैं महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक, या महाराष्ट्र में या मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक। ये दो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, नोट एक बार जरूर करते चलें। 13वां हमारा प्रश्न है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी? अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कहूँ कि चकला नामक एक नई इकाई की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी, तो आपका आंसर दोस्तों होगा हमारा डी, शाहजहां। और 14वां हमारा प्रश्न दोस्तों कि टोडरमल बंदोबस्त के अंतर्गत जिसको हम बोलते हैं दहसाल बंदोबस्त, दोबारा बोल रहा हूँ, नोट कर सकते हैं आप लोग, दहसाला बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करते हैं यहाँ पर कि मुगल शासनकाल में, हमारे मुगल साम्राज्य में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, तो क्वेश्चन अलग होता। और यहाँ पर है टोडरमल बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में बांटा गया, तो आपका आंसर होगा हमारा डी, 4 भागों में। यहीं पर अगर क्वेश्चन था मुगल शासनकाल में कितने भागों में बांटा गया था, तो हमारे होते कौन सा? हमारा 3 भागों में। और टोडरमल बंदोबस्त या दहसाला बंदोबस्त दोस्तों अकबर द्वारा हमारी कब शुरू की गई थी, तो इसका आंसर होगा 1580। तो इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, आप लोग नोट करते हुए चलें। और 15वां हमारा प्रश्न दोस्तों कि भरतपुर राजवंश, देखिए हमारा जब फौजदार एग्जाम होता सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में, फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, थर्ड में नहीं तो खैर फर्स्ट या सेकंड में, हाँ। भरतपुर राजवंश की नींव किस मुगल शासक के समय राजा राम ना, तो राजा राम वो उसका राजा राम का भतीजा चूड़ामन ने डाली थी? तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों अच्छा अपने आप में कि भरतपुर राजवंश की नींव तो पहले आपको पता चल गया कि राजा राम और चूड़ामन ने डाली थी, लेकिन किस मुगल शासक के समय डाली गई थी, ये हमारा प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा डी, औरंगजेब। और दोस्तों बहुत बार पूछा गया कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? आपको जो ध्यान देना है 20 फरवरी 1707 में हमारे औरंगजेब की हमारी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और हमारे जो औरंगजेब है दोस्तों, इनको हमारे खुलदाबाद नामक स्थान पर इनको दफनाया गया था। और दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला कौन था, तो हमारा औरंगजेब था। और दोस्तों औरंगजेब के समय हमारे सूबों की संख्या हमारी कितनी, तो 20 थी। बहुत बार क्वेश्चन बनता, आप लोग नोट कर सकते हैं। और दोस्तों औरंगजेब के समय दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो औरंगजेब के समय दोस्तों एक फ्रांसीसी चिकित्सक था दोस्तों, उसका नाम था फ्रांकोइस बर्नियर। और हमारा 16वां प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न 16वां भी कि विश्व ग्लोब के निर्माता के नाम से हम किसे जानते हैं? तो दोस्तों देखिए विश्व ग्लोब के निर्माता के नाम से अगर हम जानते हैं दोस्तों, तो उनका नाम है हमारा मार्टिन बेहम। तो इसका सी आंसर हमारा इसका सही है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता कि विश्व मानचित्र का निर्माण करता हमारा कौन है, तो इसका हमारा आंसर होता अनेक्सिमेंडर, लेकिन क्वेश्चन था ग्लोब के निर्माता तो मार्टिन बेहम। और अनेक्सिमेंडर कौन थे? फिर बोल रहा हूँ, विश्व मानचित्र का निर्माण करता। और अगर दोस्तों क्वेश्चन था कार्ल और साबर कौन है, तो दोस्तों ये भूगोल के अंतर्गत हमारे सांस्कृतिक भूगोल के जनक हैं। और हिकेटियस दोस्तों आपको पता है, हिकेटियस तो हमारे भूगोल के जनक हैं। और हिकेटियस के दोस्तों एक हमारी महत्वपूर्ण एक पुस्तक होती है दोस्तों, उसका नाम हमारा होता है जस पीरियडस। और 17वां हमारा प्रश्न है कि कौन सी निहारिका सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं? तो देखिए दोस्तों निहारिका बहुत सारे प्रकार की होती हैं, जिसमें से हमारी जो सबसे सुंदर निहारिका और रंग बिरंगी हमारी निहारिका होती हैं दोस्तों, वह हमारी होती हैं उत्सर्जन निहारिकाएं। तो इसका हमारा आंसर सही होता है। और दोस्तों अगला हमारा प्रश्न 18वां कि उच्च और उच्चतम न्यायालय की भाषा कौन से अनुच्छेद में है? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि उच्च और उच्चतम न्यायालय की जो लैंग्वेज है दोस्तों, उसको कौन से आर्टिकल में हमारा शामिल किया गया है, तो इसका हमारा सही आंसर होता है दोस्तों, वो होता है सी, अनुच्छेद 348। और दोस्तों ध्यान देना,
अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 343 क्या कहता है, तो दोस्तों अनुच्छेद 343 ये कहता है कि हमारी जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, और जो लिपि हमारी होगी दोस्तों हमारी क्या होगी, हमारी वो देवनागरी होगी। वो आर्टिकल 303 में हमारा 343 में हमारा कहा गया है। अगर दोस्तों बात आती है ना कि भाई मैं बात कर रहा हूँ राजभाषा की, तो राजभाषा कौन से भाग में है, तो ध्यान देना भाग 17 में, क्योंकि भाग 17 में ही दोस्तों, भाग 17 में हमारे 343 से लेकर हमारे 351 तक हमारे दिए गए हैं, जिसमें से हमारे कुछ महत्वपूर्ण हमारे आर्टिकल होते हैं दोस्तों, जिसमें से 343 हमारे हिंदी राजभाषा लिपि देवनागरी, 348 हमारे उच्च और उच्चतम न्यायालय की भाषा, अनुच्छेद 345 दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य की भाषा, जो हमारी राज्य की भाषा होगी वो 345 में है, और 344 तो दोस्तों महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन बोलूँगा इसको, हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि 344 में कहा गया है राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाएगा। तो वो हमारे कौन से आर्टिकल में दिया गया, कौन से अनुच्छेद में हमारा दिया गया है, तो अनुच्छेद 344। तो सबके सब दोस्तों महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हैं। और आज का हमारा 19वां प्रश्न है कि अंग्रेजी किस राज्य की राजभाषा है। तो देखिए दोस्तों, जो अंग्रेजी बात करते हैं कि अंग्रेजी किस राज्य की राजभाषा है, तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा दोस्तों, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन सभी की दोस्तों हमारी राजभाषा हमारी क्या है, अंग्रेजी है। और आज का 20वां और हमारा अंतिम प्रश्न है कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, इसके लिए दोस्तों हमारा एक शब्द क्या होगा, तो इसका हमारा सही आंसर होगा दोस्तों हमारा सी, अच्युत। तो दोस्तों एक बार जरूर कमेंट करके आपके हमारे 20 में से दोस्तों कितने नंबर आ रहे हैं। अगर दोस्तों आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्दी दोस्तों इसमें कुछ हमारे हिंदी के प्रश्न ऐड कर दिए जाएंगे, और बहुत जल्दी आपके लिए टेस्ट सीरीज यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों अब ये सीरीज़ नहीं रुकने वाली है। अगर कभी कुछ काम इमरजेंसी कुछ पड़ता तो वो बात अलग है, उस दिन आपको सूचित कर दूंगा कि आज मॉर्निंग 4 बजे वीडियो नहीं आएगी, वरना डेली देखिए दोस्तों मॉर्निंग 4 बजे आपको यह वीडियो मिल जाएगी। अब अगर आप लोग दोस्तों एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ भी आप लोग बने रहें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।